मेरी शादी को अभी 5 साल ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति कबीर में बहुत बदलाव महसूस किए। कबीर मुझसे ज़्यादा अपनी भाभी की बातों को तवज्जो देता था। यह बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वह अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 11 साल पुराने भाभी से लगाव तो देवर को होता ही है और बीवी के आ जाने के बाद वह लगाव कम हो जाता है, लेकिन कबीर और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम होता नज़र नहीं आया। अब तो मुझे यह लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं है, दोनों के बीच इससे भी ज़्यादा कुछ है। मेरी जेठानी थी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति कबीर अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बना पा रहा। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखकर कबीर अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वह घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई कि सुबह सुबह कबीर अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटा और बोली, कबीर, तुम्हें उस औरत के साथ यह सब करना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही कबीर ने दरवाज़ा खोला और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे लगा दिया और फिर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं भी कबीर को एक ज़ोरदार गुस्सा लगा दिया। तभी कबीर ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, प्रिया, आइंदा कभी भाभी के बारे में ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि कबीर ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन मेरी जेठानी मुझे देखने तक नहीं आई और कबीर सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। 1 घंटे में मैं भी अपना सामान पैक कर लिया और अपने मायके जबलपुर के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैं उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना ही मेरा इस तरह घर छोड़कर जाने की खबर कबीर को भी लग चुकी थी। बस स्टैंड से जबलपुर की बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुंच गई और कबीर मुझे लगातार कॉल करता रहा था, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और घर पहुंचते ही मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ बोली, तुमने बिल्कुल सही किया प्रिया, जो यहाँ आ गई। अब तो कबीर के पास तभी जाना जब कबीर उस डायन को घर से निकाल कर बाहर फेंकेगा। आखिर कबीर के पास किस चीज़ की कमी है? बाजार में ही उसके 2-2, 3-3 प्लाट हैं। वह तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन कविता भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। उसकी भी शादी होने वाली थी। 6 महीने रह गए थे। मेरी हालत देखकर अब ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई प्रवीण अपनी जॉब से जब घर आया तो मुझे इस तरह घर आया हुआ देखकर परेशान हो गया। कविता ने रात का खाना बनाया और हम सभी एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाने के बाद मैंने अपना फ़ोन ऑन किया था ताकि कबीर फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने देखा तो गुस्से में बोली, तो फ़ोन मुझे दे दे, मैं उस कमीने से बात करती हूँ। लेकिन मेरी माँ को फ़ोन नहीं दिया और खाना ख़त्म कर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने कबीर का फ़ोन रिसीव किया तो कबीर ने कहा, प्रिया, तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ही वापस आना होगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा। कबीर की यह धमकी भरी बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तो मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम तो यही चाहते थे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब जी भर के उस औरत के साथ अय्यासी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो भी मैं उस घर में कदम नहीं रखूँगी। इस बात के 4 महीने गुजर चुके थे। मैंने कबीर का इंतज़ार करती रही, मगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं दौड़ी हुई ससुराल पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन 4 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगने लगा कि कबीर मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है। जब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी साधारण लड़की की उसे क्या ज़रूरत होगी?
मैं कबीर को लेकर बेहद निराश हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नज़दीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता जा रहा था। उसकी शादी को अब सिर्फ 1 महीना ही रह गया था और मेरे पापा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि वे कविता की शादी के बाद मेरे ससुराल जाकर कबीर से फाइनली बात करके आएंगे। अगर वह मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। इसीलिए जैसे जैसे कविता की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 6 महीने का वक्त गुजर चुका था। कविता की शादी में केवल 20 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने कबीर को कॉल मिलाया और बोली, कबीर तुम शादी में नहीं आओगे? कबीर ने कहा, मुझे तो अभी तक यह मालूम नहीं कि शादी किसकी है। मैंने कहा 5 तारीख को कविता की शादी है। कबीर ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर ही नहीं दी, शादी का कार्ड नहीं पहुंचा। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। कबीर ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर दामाद समझते तो ज़रूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? कबीर ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन जबलपुर पहुँच जाऊँगा। शादी की सुबह उठकर मैंने आसमानी रंग की साड़ी पहन ली। यह साड़ी मुझे कबीर ने ही गिफ्ट की थी। उसे यह साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि कबीर दोपहर तक जबलपुर आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उसे रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वह रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। मैं सुबह फिर कबीर को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो कबीर आया और न ही उसका कोई कॉल आया। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक कविता खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। देखने वाले सोच रहे थे कि मैं कविता की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बावजूद अगली सुबह जल्दी उठ गई और मैं अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज ही ससुराल चली जाऊँगी। मेरे इस बात पर मेरी माँ मुझे बेहद नाराज़ हुई। बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय ना निकाल पाया, उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा। तू सब्र कर, तेरे पापा मामूली हवलदार हैं तो क्या हुआ, उसे कबीर और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को यह बात पता चली तो वह भी बेहद नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे ससुराल जाने से सख्ती से मना कर दिया। मैं दिन भर कबीर को कॉल करती रही, मिलाती रही, लेकिन उसके फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब कबीर की ओर से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्द ही मेरा और कबीर का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। कबीर का ही फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। उधर से कबीर की आवाज़ आई और रोता हुआ बोला, गौरी सब ख़त्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो हमारा रिश्ता अभी भी बन सकता है। कबीर ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर कबीर फिर से रोने लगा। मैंने कहा, कबीर क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? कबीर ने कहा, भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर डेथ हो गई और भाभी अभी भी सिटी हॉस्पिटल में है। कबीर के मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फ़ोन काटने के बाद मैं घर में एक बात बताई तो मेरे घर वालों में भी मातम सा छा गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले कबीर भैया और भाभी से नफ़रत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो इन लोगों की सारी नफ़रत ख़त्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई को बुलाकर हॉस्पिटल के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह के 4 बजे तक हम लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को होश ही नहीं आ रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद हम लोग अलग अलग मंदिर में मन्नत के लिए जा रहे थे। 3 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी काशी घूमने के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरे जेठ तो मौके पर ही ख़त्म हो गए
और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चलता रहा। मेरे घर वाले जबलपुर जा चुके थे। अब अस्पताल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी। कबीर सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती। यह देखकर कबीर का बर्ताव फिर भी बदल गया। फिर से मुझसे बेहतर करने लगा था। मुझे हॉस्पिटल में रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर बन चुका था। इस बीच में जेठानी की सेहत में इतना सुधार जरूर हुआ था कि वह होश में आ चुकी थी। उन्हें अपने पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरे ससुराल में सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब शादी करके आई थी तब घर में मेरे अलावा कुल 3 ही लोग थे, कबीर और कबीर के भैया भाभी। मेरी जेठानी इस घर की मालकिन थी। सब कुछ उन्हीं की देखरेख में होता था, लेकिन अब वही इतनी कमज़ोर और लाचार हो चुकी थी कि मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी की सेहत में काफ़ी सुधार हो चुका था। उनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अभी वह किसी से बात कर पाने की स्थिति में नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसीलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो यह खबर मैंने सबसे पहले कबीर को ही दी। वह बेहद खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उन्हें हाथों को चूमते हुए उन्हें यह खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नज़र आई। इसका मतलब यही था कि वह बहुत खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। इस बीच मैंने महसूस किया कि कबीर फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का ज़रूरी काम भी नहीं कर पाती थी, और कबीर की ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज़्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती। रात को कबीर ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं और कबीर खाना खाकर सो जाते। सुबह मैं देर से उठती, तब तक कबीर नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वह तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्द ही खुल गई। कबीर को लगा कि मैं अभी नींद में ही हूँ, तो उठा और कमरे से बाहर निकला। न जाने क्यों मैं भी दबे पाँव उसके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि कबीर सीधे अपनी भाभी के कमरे में घुसा और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कबीर की इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफ़ी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 30 मिनट बाद कबीर कमरे में आकर मेरे पास लेट गया। मैं कबीर की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी, और पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर कबीर कमरा बंद करके उसके साथ क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी पूरी तरह ठीक हो गई हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो कि मेरी नज़रों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांस चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक सुलझ नहीं पाई। मुझे कबीर से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज़ देर रात को कबीर को भाभी के कमरे की ओर जाते हुए देखती। मैं एक गहरी नींद में सो जाने के बाद कबीर बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद करके आधे घंटे बाद वापस आता तो पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने में अभी 20 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रास लीला अब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं 1-2 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाती थी, इसीलिए बच्चा होने से पहले ही मैं दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को कबीर घर आया तो हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया और जूस का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोला,
भाभी को जूस पिलाकर आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिलाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं कबीर के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। कबीर जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा कि फिर से भाभी का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ और 20 मिनट बाद ही दरवाज़ा खुला। कबीर को हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की ओर आता देख मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही कबीर ने कहा, तुम अभी तक लेटी नहीं हो, उठो, थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख लगी है। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था, मुझे उसके लिए खाना खाना पड़ा। खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही कबीर ने कहा, प्रिया, मैं कल ही ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए जाएंगे? कबीर ने कहा, मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा। कल भाभी के कहीं टेस्ट होने हैं, इसीलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद कबीर जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह उठकर कबीर ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कबीर के जाते ही मैं मार्केट गई और वहाँ से एक छोटा कैमरा खरीद कर ले आई। उसे कमरे को मैंने अपनी जेठानी के रूम में ऐसी जगह फिट कर दिया जहाँ से उनका पूरा कमरा, पूरा व्यू एक साथ दिखता हो। उस कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। मुझे यह सब करते हुए दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी कबीर का कॉल आया कि वह अस्पताल से वापस आ रहा है। मैं अपने आज के काम से बहुत खुश थी। कल तक मेरे पास सबूत होगा जिसके सहारे कबीर और उसकी भाभी की असलियत मेरे सामने आ जाएंगी। कबीर अपनी भाभी को लेकर अस्पताल से आया और भाभी को कमरे में बेड पर लेटाकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयाँ मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवा या कब खानी है यह मुझे समझाने लगा। इस दौरान उसके हाव भाव देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे भाभी उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हो। रात को कबीर खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौटकर आया। खाना खाने के बाद सो गया और मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे गहरी नींद में होने के बाद कबीर उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। 30 मिनट बाद पसीने में लथपथ होकर लौट आया और मेरे पास लेट गया। जब कबीर अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैं झट से अपनी जेठानी के रूम में गई। वह सो रही थी। मैंने वहाँ से कैमरा हटा दिया और अपने रूम में आकर मोबाइल से कनेक्ट कर अब कल की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर दी तो मेरे होश उड़ गए। कबीर अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बैठाया और भाभी की गंदी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उस गंदी चादर की जगह पिछले दिन धोई हुई चादर को बिछा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतारकर उन्हें धोया हुए साफ कपड़े पहना दिए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही कबीर अपनी ड्यूटी पर निकलता मैं कैमरा रूम में छुपा देती और अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाती और हर बार मुझे कबीर का वही रूटीन नज़र आता। कबीर अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता हो या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 3 दिन बाद ही मैंने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और कुछ दिनों में ही मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को कबीर और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, प्रिया तू बहुत नादान है। यह देवर भाभी वाला प्यार नहीं है बल्कि कोई पति पत्नी ही ऐसा कर सकते हैं। मैं तो आज ही जबलपुर के लिए निकल रही हूँ। कुछ दिनों बाद तू भी जबलपुर आ जाना। मैं तुझे अब और नहीं रहने दूंगी। जिस दिन मेरी लड़की 1 महीने की हुई उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ी और अगले ही दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। भाभी की मौत से कबीर बिल्कुल टूट सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कबीर की सगी माँ की डेथ हुई हो।
कुछ दिनों बाद एक दिन मैंने कबीर का मूड देखकर उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा, कबीर, अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? कबीर ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे बड़े भाई ने बचपन में ही बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा के मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 12 साल पहले मेरे बड़े भैया ने भाभी से शादी की, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। भाभी के माँ बाप भी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दी और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को तो नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 6 साल पहले मुझे टाइफाइड हो गया था और कई हफ्तों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहता था। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था और अगर दूसरी कोई औरत होती तो वह मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाती, लेकिन भाभी अपने बेटे की तरह गंदे बिस्तर को साफ करके मेरे कपड़ों को धोती। उन्हीं की देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुंह से वापस आ गया, लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, इसीलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर कबीर मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर मुझे रोना आ गया। साथ ही कबीर को लेकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं खुद को बेहद खुश नसीब समझने लगी कि मुझे कबीर जैसा पति मिला। मैंने अपनी माँ को तुरंत फ़ोन मिलाया और बोली, माँ, मैं अब जबलपुर नहीं आऊँगी। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीज़ों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग ही होती है। इसीलिए सिर्फ सच्चे बुनियाद पर ही आखिर फैसला तक पहुंचना हमारी बेवकूफ़ी साबित होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।